बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय और इसराइली एजेंटों के नाम पते हमारे पास मौजूद थे। इमरान और कैसर कहने लगे कि ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं, नाम और एड्रेस हमारे पास हैं और हमें उन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर हमने इन सब को खरीदना शुरू कर दिया तो ऐन मुमकिन है कि काम के आगाज़ से ही हम गिरफ्त में आ जाएं और हमें जान से हाथ धोने पड़े। हमें अपनी ज़िंदगी की तो परवाह नहीं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि बेशक हमें अपनी जानों का नजराना देना पड़े, लेकिन हम जिस मिशन पर निकले हैं उसे अधूरा नहीं रहना चाहिए। कैसर ने यह कहा तो इमरान ने कैसर की बात में हाँ मिलाते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी नफरी बहुत थोड़ी है और हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे साथियों में दोनों सिपाही अब्दुल्ला, रजी और मुनसफ जेसीओ बस हुक्म के पाबंद हैं। जो और जितना उनको बताया जाए उतना ही करते हैं। उनमें खुद कुव्वत फैसला नहीं है। रजी और सीमा तो खानापुरी हैं। माहा को अकेले मिशन पर भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल करने से कबल मंशियात से तौबा की है और अपनी कुव्वत इरादी से वो अब तक अपने कौल को निभा रही है। लेकिन यकलहत मंशियात छोड़ने से उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो हर वक्त खोई खोई सी रहती है और जब भी वो कोई बात करती है तो ऐसा महसूस होता है कि उसमें कुव्वत फैसला ना होने के बराबर है। मैंने कई बार नोट किया है कि मुख्तलिफ मेन्यू कार्ड में से अपनी पसंद का खाना चुनने में भी उसे काफ़ी वक्त लग जाता है और बाज़ औक़ात तो वेटर को कह देती है कि अपनी पसंद का ले आओ। बाकी हम चारों मुजम्मल, आप, मैं और कैसर में से सिर्फ आप ही की प्लानिंग से पाकिस्तान के दुश्मनों को मौत के घाट उतारा गया है। हमने तो अभी तक बस आपके हाथों और बाजुओं का ही काम किया है। मैंने आपके किसी मिशन की प्लानिंग के मुतल्लिक दिल में एहतलाफ भी किया तो मिशन की तकमील के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आपकी प्लानिंग बेहतर होती है और मेरा ख्याल है कि यही हाल मुजम्मल और कैसर का भी होगा। मुझे ये कहने में कोई झिझक और आर नहीं, जिस उम्दा प्लानिंग के बाद आप खुद दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, इससे आपके शहीद हो जाने का एहतमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसा हुआ तो आप तो ये अजीम दर्जा हासिल कर लेंगे और हम यूं ही भटकते रह जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप हमेशा सामने मत आएं और ये काम हमें करने दें। और दूसरी बात, जब दुश्मन की डायरी से हमें हर चीज़ का इल्म हो चुका है तो फिर छानबीन और उनसे मालूमात इकट्ठी करने में टाइम ज़ाया ना किया जाए, बल्कि हमें उन दुश्मनाने पाकिस्तान को एक के बाद एक करके ख़त्म कर देना चाहिए। इमरान ने जो कहा था वो काफ़ी हद तक सही भी था। मैंने उसके जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि आइंदा हम सिर्फ नेटवर्क और उसके लिए काम करने वालों को ख़त्म करने तक ही अपने मिशन को महदूद रखेंगे। जहाँ तक मेरे पीछे रहने और आप लोगों को आगे भेजने का सवाल है तो मैं इससे कतअन मुत्तफिक नहीं और ना ही ऐसा करूँगा। मैंने आप सबको इस मिशन में मेरा साथ देने की पेशकश की थी और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों को दुश्मन के सामने कर दूं। जहाँ तक शहादत का सवाल है तो ये शहादत खुद हासिल नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे नवाजना चाहें उसे ही मिलती है। मैंने साथियों को कहा कि इस वक्त फौरी मसला ये है कि हमें रणधीर से सफारती कोड मिला है। हमारा यहाँ का सफारतखाना और दुनिया भर में हमारे सफारतखाने, अलावा अजी इस्लामाबाद में वजारत खारजा भी भारतीय सफारतखानों के पैगामात कैच करते होंगे। भारतीय सफारती कोड अगर उन्हें मिल जाए तो वो सारी दुनिया में भारतीय सफारती पैगामात को डिकोड कर सकते हैं। मैंने मुजम्मल और इमरान को कहा कि अगर वो चाहें तो अपने बांग्लादेशी सफारतखाने को भी ये मालूमात दे सकते हैं। दोनों ने इनकार करते हुए कहा कि जब हम बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करते तो हम क्यों उन्हें ये मालूमात दें। बांग्लादेशी हुकूमत से भी ये बाईद नहीं कि वो ये सब कुछ भारतीय हुकूमत को भी बता दें कि उनका कोड अब राज नहीं रहा और इस तरह हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मुजम्मल ने यह कहकर बांग्लादेशी हुकूमत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुजम्मल, इमरान और मैंने कई घंटों की मगजमारी के बाद त्रिपाठी की डायरी में लिखे हुए कोड को डी कोड करके उसे आसान जुबान में लिखकर उसकी 4 फोटो कापियाँ बनाई। अगले रोज सुबह 10 बजे मैं पाकिस्तानी सफारतखाने गया। सफारतखाने के बाहर ही पाकिस्तानी, सऊदी और गैर मुल्कियों का हजूम खड़ा था, जो अपने पासपोर्ट की तजदीद और पाकिस्तानी वीज़े के हसूल के लिए खड़े थे। सफारतखाने का दरवाज़ा बंद था। सफारतखाने का चौकीदार बड़ी मिन्नत समाजत के बाद और मुट्ठी गर्म करने के बाद ही किसी का पैगाम अंदर ले जाते थे। मैंने पहरेदार को 20 रियाल दिए तो उसने मेहरबानी करते हुए मुझे गेट के अंदर जाने दिया। वहां से चपड़ासियों की हुकूमत शुरू होती थी। पहले तो मुझे चपड़ासी को अपना बायोडाटा बताना पड़ा। जब वो इस पर मुतमईन ना हुआ तो मैंने उसे 20 रियाल दिए।
तो उसने अंदर वाले को 20 रियाल देकर मुझे अंदर धकेल दिया। इस तरह के तर्ज सलूक से मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। अंदर वाले चपड़ासी ने भी मेरा मुकम्मल बायोडाटा पूछा और जब मैंने उसे कहा कि मैं फर्स्ट मिलिट्री अटैची से मिलना चाहता हूँ, उसने कहा कि वह ऊपरी मंजिल में बैठता है, मुझे 20 रियाल दे दो, मैं तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ, फिर ऊपर वाला चपड़ासी जाने और तुम जानो। ये सारी गुफ्तगू एक तंग कॉरिडोर में हो रही थी। यहीं पर एक दरवाज़ा था। मेरे पूछने पर चपड़ासी ने कहा कि ये फर्स्ट सेक्रेटरी नज़ीर साहब का कमरा है और अगर उनका चपड़ासी इजाज़त दे तो पहले अंदर जाकर चपड़ासी को राज़ी किया जाता है और फिर वो चिट लेकर सेक्रेटरी के पास जाता है। इतने में सेक्रेटरी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। इससे पहले कि अंदर वाला चपड़ासी दरवाज़ा बंद करता, मैंने दरवाजे में पाँव रखकर अंदर धक्का दे दिया। चपड़ासी को मुझसे ऐसी गुस्ताही की तवक्को नहीं थी। वो पीछे गिर पड़ा और मैं कमरे में दाखिल हो गया। चपड़ासी अभी कुछ बकने ही वाला था कि मैंने उसे घोंसू और ठोकरों पर रख लिया। उसके लिए ये बिल्कुल अनहोनी बात थी। कहने लगा, सेक्रेटरी साहब का सामने वाला कमरा है और वो मीटिंग में मसरूफ हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो सेक्रेटरी की मेरी तरफ पूछ थी और वो 3 मर्दों और 2 औरतों के साथ महवे गुफ्तगू था और वो सब चाय और बिस्किट से शुगल कर रहे थे। सेक्रेटरी ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसका चपड़ासी, जो मेरे पीछे ही कमरे में दाखिल हो गया था, कहने लगा, सर इसने मुझे मारा है और ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। मैंने पलट कर चपड़ासी को गिरबान से पकड़ा और थप्पड़ मारते हुए कहा कि ये थप्पड़ तुझे इसलिए मार रहा हूँ कि तुमको बोलने की तमीज़ आ जाए। सेक्रेटरी ने भांप लिया कि चपड़ासी के बाद मेरी बारी आने वाली है। उसने बड़े नरम लहजे में कहा कि इस कम बख्त को पता नहीं कि किस से किस तरह बात की जाती है, इसे माफ़ कर दें, मैं दरअसल मीटिंग में मसरूफ़ था इसलिए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि मिस्टर नज़ीर, चाय और बिस्कुटों के साथ तुम किसके साथ मीटिंग कर रहे हो? मुझे ज़रा इनके नाम और ओहदे बताओ। नज़ीर एकदम घबरा गया। उन दिनों ज़ियाउल हक का नया नया मार्शल लॉ लगा हुआ था और फौजी अफसरान अक्सर ऐसी जगहों पर छापे मारते रहते थे जो दफ्तरी औकात में भी अयाशियाँ करते रहते थे। नज़ीर ने पास बैठे अफराद को कुछ कहा। वो दोनों औरतें अपने बेहुदा जिस्मों को पास रखे हुए बुरकों में छुपाकर और मर्द मुझे घूरते हुए बाहर निकल गए। नज़ीर ने कुर्सी से उठकर मुझे अपने सामने बैठने की दावत दी और चपड़ासी को बुलाकर पहले ठंडा और फिर चाय लाने का कहा, जिसे मैंने फौरन मना करते हुए कहा कि मिस्टर नज़ीर, बाहर सैकड़ों पाकिस्तानी, सऊदी और गैर मुल्की अपने कामों के लिए खड़े हैं और तुम फाहशा औरतों और उनके दलालों के साथ मीटिंग कर रहे थे। 2 चपड़ासियों को 40 रियाल और तुम्हारे चपड़ासी को थप्पड़ों की रिश्वत देकर मैं तुम तक पहुंचा हूं। पाकिस्तान का नाम तुम लोग खूब रोशन कर रहे हो। मैं अभी इन चपड़ासियों के खिलाफ एक्शन लूंगा। वजारत खारजा की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी ने मुझे ठंडा करने के लिए कहा, क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो इस कुर्सी पर नहीं, सफारत खाने के बाहर नजर आओगे। मुझे फर्स्ट मिलिट्री अटैची से फौरी मिलना है, मैंने धमकी अमेज लहजे में सेक्रेटरी को कहा। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये कहते हुए नज़ीर ने इंटरकॉम पर फर्स्ट मिलिट्री अटैची को बुलाया। 5-6 मिनट में ही फर्स्ट मिलिट्री अटैची मेजर जनरल की वर्दी पहने नज़ीर के दफ्तर में आ गया। उसके आते ही मैंने उठकर उसके गले मिलने के बहाने उसे सरगोशी में कहा कि बगैर सवाल जवाब किए मुझे अपने ऑफिस में ले चले, मुल्की मुफाद के मुतालिक बहुत अहम बात करनी है। जनरल को शायद ऐसी सिचुएशन से पहले भी वास्ता पड़ चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने दफ्तर में ले गया। मैं जनरल के साथ उसके दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसने मुझे अपने वसी दफ्तर के एक तरफ पड़े सोफा सेट पर बैठने का इशारा करते हुए मेरा असल नाम लेते हुए कहा कि तुम यहाँ कहाँ? मैंने जनरल को पहचानने की बहुत कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। मेरी परेशानी को भांपते हुए जनरल हंस पड़ा और बोला कि अपने जहन पर जोर देकर खुद को मत उलझाओ। तुमने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। जनरल साहब, एक तरफ तो आप मुझे यकीन दिला रहे हैं कि अपने जहन को मत उलझाओ, पर दूसरी तरफ आप मुझे उलझन से उलझन में डाल रहे हो। मैंने परेशान होकर जनरल को जवाब दिया। जनरल मेरी परेशानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने घंटी बजाकर चपड़ासी को चाय और बिस्किट लाने का कहा और सिगार का डब्बा उठाकर पहले मुझे सिगार ऑफर किया और फिर खुद एक सिगार सुलगाकर कश लेने लगा। शायद वो मेरे जब्त का इम्तिहान ले रहा था। मैंने भी सोफे के साथ टेक लगा ली और अपने सिगार का धुआं दफ्तर में फैलाने लगा। जनरल को जब यकीन हो गया कि अब मैं उससे मजीद उसके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछूंगा तो वो बोला, याद करो लाहौर में अपनी ट्रेनिंग का ज़माना।
ایک دن تمہارے ایک انسٹرکٹر میجر نے تمہیں ایک شام اچانک پلازا سینما میں فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب وہ میجر اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ میجر نے تمہیں دھکا لگانے کا کہا اور تم دھکا لگانے لگ گئے۔ یہ سب ڈرامہ تھا۔ میں اس وقت ساتھ والی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور تمہاری تربیت کے دوران تمہاری غیر معمولی رپورٹوں کی وجہ سے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں اسی محکمے میں بریگیڈیئر تھا۔ میں تمہیں دیکھ کر اور تمہاری رپورٹیں پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ہمارے محکمے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگے۔ میری رپورٹ پر ہی تمہیں گروپ لیڈر بنایا گیا تھا۔ مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسا جنرل نے بیان کیا تھا۔ ایک تو وہ فلم ایسی بور تھی کہ میں نے میجر کو کسی دوسرے سینما میں چلنے کا کہا، لیکن اس نے اسی سینما میں جانے کا اصرار کیا اور میرے مسلسل نہ کہنے پر، کیونکہ میں دن بھر کی ٹریننگ سے تھکا ہوا تھا اور شام کو اس بچکانہ فلم کو دیکھنے کا موڈ نہیں تھا۔ میجر نے مجھے کہا تھا یہ میرا حکم ہے اور مجھے مجبوراً اس بور فلم کو دیکھنے میں 2.5 گھنٹے ضائع کرنے پڑے۔ ہمارے محکمے کا ایک دفتر بالکل قریب لارنس روڈ پر تھا اور چونکہ یہ پروگرام پہلے سے ہی طے شدہ تھا اس لیے ہمیں اسی سینما میں جانا پڑا اور مجھے ٹھیک ٹھاک گاڑی کو دھکے لگانے پڑے۔ جنرل صاحب، مجھے سب یاد ہے، کیونکہ اتنی بور فلم کو مجبوراً دیکھنے اور پھر گاڑی کو دھکے لگانے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں چائے اور بسکٹ آ گئے۔ چائے پیتے ہوئے جنرل سے کہا کہ میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر سرکاری مشن پر ہوں۔ ہمارا مشن سعودی عرب میں بھارتی اور اسرائیلی نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ برائدہ میں اس مشن کے پہلے مرحلہ کی تکمیل کے دوران ڈائریکٹر ترپاٹھی کی ڈائری اور جنرل سے کچھ کاغذات اور اسرائیلی جاسوس سے کچھ معلومات اور ٹاٹا کے انجینئر سے کچھ کاغذات ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ ترپاٹھی کی ڈائری CBI کوڈ میں لکھی ہوئی تھی، جسے ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہم نے بھارتی سفارتخانے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر کو اغوا کیا اور CBI کوڈ کے علاوہ بھارتی سفارتی کوڈ بھی اس سے حاصل کر لیا۔ کاغذات اور ڈائریاں چونکہ بہت اہم ہیں اور ان میں نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے کام کرنے والوں کے نام اور پتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے جلد از جلد کسی ذمہ دار شخصیت کے حوالے کر دوں۔ اسی لیے سفارت خانے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ جنرل، جو آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا، یک لحظ بولا، کیا وہ کاغذات سب کے سب تمہارے پاس موجود ہیں؟ جی ہاں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں انہیں اپنے ہمراہ اس لیے لے کر نہیں آیا کیونکہ سفارت خانے کے اندر لانے کے بعد وہ کاغذات کوئی غیر متعلقہ فرد مجھ سے چھین نہ لے۔ جنرل فوراً بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہاں کے سول ملازمین خصوصاً فرسٹ سیکرٹری نذیر بھٹو کی سفارش پر یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ گرفتار بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے چمچے اب تک اس کا راگ الاپ رہے ہیں۔ CBI کے ڈائریکٹر کا اصل نام جگدیش ہے اور یہاں پر اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاں ہماری مختصر سی انٹیلیجنس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھارتی خصوصی اہداف کی فورس کا ایک جنرل یہاں آیا ہوا ہے۔ CBI کا جگدیش اور جنرل چند دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے، یقیناً وہ کسی خصوصی مشن پر ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب، بھارتی CBI جگدیش اور ٹاٹا فیکٹری کا انجینئر اسرائیلی جاسوس اور اس کا مصری انجینئر اور برائدہ میں ان کا میزبان وجے کمار جو سلمان ہوٹل میں AC انجینئر تھا، ایک ایسے مشن پر چلے گئے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جنرل نے بے چینی سے پوچھا۔ صرف یہ کہ ان سب کے ایکسپوز ہونے کے بعد انہیں زندہ رکھنا حماقت تھی، اس لیے ان سب کو ہم نے اوپر بھیج دیا اور القصیم ایئرپورٹ کا جنرل مینیجر اعجاز محمود، جو کہ پاکستانی ہے لیکن بھارتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اس نے سب کے بے جان جسموں کو ایئرپورٹ کے پلانٹ میں جلا کر خاک کر دیا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سعودی پولیس ان ہلاکتوں کا کھوج لگاتے لگاتے ان کے سعودی عربیہ اور پاکستان کے خلاف زیر زمین کیے ہوئے کاموں اور اسرائیلی رابطوں تک پہنچ سکے۔ اس لیے سلمان ہوٹل میں 5 اور جدہ میں اسرائیلی جاسوس کی ہلاکتوں کی تاحال پولیس میں کوئی رپورٹ نہیں کی گئی۔ میری بات سن کر جنرل خوشی اور آپے سے باہر ہوتے ہوئے اپنی مادری زبان میں بولا، ارے ظالم کا بچہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ ان حرام خوروں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور تو نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ جنرل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دیر تک خوشی کے اظہار میں دباتا رہا۔ مجھ سے میرا ایڈریس لے کر شام 7 بجے اس نے ہمارے ہاں آنے کا وعدہ کر لیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھی بنگلہ دیشی، انڈین، تھائی اور ایک اسرائیلی لڑکی ماہا بھی ہے جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد میں بھی کام کر چکی ہے اور ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غائب ہو کر مسلمان ہو چکی ہے،
और अब वो पाकिस्तान के मफाद के लिए हमारे साथ काम कर रही है। हमारे सारे ग्रुप का सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो जनरल ने कहा कि मेरे तमाम साथियों और पाकिस्तान के मोहसिनों से मिलकर खुशी महसूस करेगा, और कहने लगा, मेरे जज्बात और हाथ तो इस यूनिफॉर्म ने जकड़ रखे हैं, वरना जी तो बहुत चाहता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को कच्चा चबा जाऊं। साथ ही हंसते हुए बोला, मैं एक आदमखोर भी नहीं हूं। अल मुहतसर बार बार मुझे कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए तकरीबन 1 घंटे के बाद जनरल मुझे रुखसत करने सफारत खाने के दरवाजे तक आया। शाम ठीक 7 बजे जनरल हमारे अपार्टमेंट में आ गया। मैंने जनरल को कर्नल मुजम्मल, मेजर इमरान और बाकी सब साथियों से मिलाया। जनरल ने सबकी हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी और पाकिस्तान के लिए काम करने पर मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की। जनरल मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि ये तो पाकिस्तानी है और जो कुछ कर रहा है फर्ज समझकर अपने वतन की खातिर कर रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक आप लोग हैं, क्योंकि चाहे आपके दिल में पाकिस्तान के लिए कितनी भी मोहब्बत है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर आप गैर मुल्की हैं। पाकिस्तान से आप लोगों की वाबस्तगी और इसकी खातिर अपनी जानों को दाव पर लगाने से आपका दर्जा इस पाकिस्तानी से बहुत बुलंद है जो आपका ग्रुप लीडर है। मैंने जनरल को सारे कागजात और डायरियां दी। रात का खाना जनरल ने हमारे साथ खाया और जाते हुए मेरे साथियों के जज्बे को फिर सराहा। जनरल के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि एक मेरे साथी हैं जो गैर मुल्की होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने को हमा वक्त तैयार हैं, और एक वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं और पाकिस्तान के वसाइल से ही फैज़याब भी हो रहे हैं, लेकिन गुन गाते हैं भारत के। और ये कोई एक बार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आते ही उनकी पाकिस्तान दुश्मनी का आगाज़ हो गया था। हमने जनरल को सारे कागजात और डायरियां तो दे दी थी, मगर जनरल की कही हुई बात मेरे जहन में गूंज रही थी कि मेरे तो वर्दी की वजह से हाथ बंधे हुए हैं, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उसका मतलब ये था कि सब दुश्मनों से अब मुझे ही नबर्द आजमा होना पड़ेगा। मैंने साथियों के साथ मिलकर उन पाकिस्तान दुश्मनों की कापियों की मदद से लिस्ट बनाई और उन सब के नाम, पते वगैरह लिखे। इस तवील फहरिस्त में हमने उन नामों को हाईलाइट किया जो नुमाया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मशगूल थे, और ये फैसला किया कि हम पहले उन पर हाथ डालेंगे, बाद में दूसरों से निपटा जाएगा। फहरिस्त में एक नाम बार बार मुझे खटक रहा था, और वो था राजेश। ये नाम त्रिपाठी और भारतीय जनरल दोनों की डायरियों में लिखा हुआ था। जद्दा में रेड कंपनी में ये शख्स किसी डिपार्टमेंट का हेड था। रेड इंटरनेशनल का मरकजी दफ्तर जद्दा में ही था और उसके मालिक का नाम फिरऔन था। राजेश की रिहाइश पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब ही एक कोठी में वाक़या थी, जिसके निसफ हिस्से में कोई तजारती दफ्तर बना हुआ था और निसफ राजेश के पास था। यह दफ्तर किसी कंपनी का था। 2 रोज की निगरानी के बाद इमरान और कैसर ने मुझे ये रिपोर्ट दी कि भारतीय कंपनी का दफ्तर अगरचे शाम 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन रात 11 बजे के बाद दफ्तर के अंदरूनी हिस्से की रोशनियां जल उठती हैं और राजेश भी रात 12 बजे कोठी में दफ्तर वाले हिस्से से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है।